नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो दिखता तो नहीं पर कहते हैं कि हमारे होने का एक बहुत जरूरी हिस्सा है, सूक्ष्म शरीर। जी। हमारे पास जो भी जानकारी है, जो स्रोत हैं, वो दिखाते हैं कि लोगों में इसे समझने, इसे महसूस करने और इसे स्टडी करने के तरीकों में काफी दिलचस्पी है। बिल्कुल। तो आइए आज इसी अनदेखे पर शायद बहुत जरूरी पहलू को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और इस शब्द ही सूक्ष्म शरीर अपने आप में कई मतलब समेटे हुए हैं ना। हाँ, सही कहा। अलग अलग परंपराओं में देखिए तो नाम भी अलग अलग मिलेंगे। कहीं इसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं, कहीं प्रकाश का शरीर या बॉडी ऑफ लाइट, तो कहीं बस आंतरिक शरीर। अच्छा। और मजे की बात यह है कि जो स्रोत हमने देखे वो इसे ना तो पूरी तरह से फिजिकल मानते हैं, ना ही पूरी तरह से स्पिरिचुअल। तो फिर क्या मानते हैं? एक तरह का अर्ध भौतिक या क्वाजी मटेरियल पहलू, मतलब कुछ ऐसा जो मैटर और एनर्जी के बीच की कोई चीज हो। तो ये सोचने जैसा है कि हमारे इस हाड़ मांस के शरीर के अलावा भी कोई एनर्जी का स्ट्रक्चर है जो शायद हमारी स्किन से भी आगे तक फैला हो। हाँ, बिल्कुल ऐसी ही कल्पना है। और ये कोई नई बात नहीं है। हिंदू रहस्यवाद में, बौद्ध धर्म में, खासकर वज्रयान शाखा में, जैन धर्म में, यहाँ तक कि चीनी ताओवाद में भी इसका जिक्र मिलता है। और तंत्र और योग के लिए तो ये बहुत ही सेंट्रल आइडिया है ना? जी हाँ, उनके लिए तो ये बुनियाद की तरह है। और इन परंपराओं ने सिर्फ इसका जिक्र ही नहीं किया, बल्कि इसकी एक पूरी डिटेल्ड संरचना, एक स्ट्रक्चर भी बताया है। अच्छा, जैसे कि? जैसे सबसे पहले बात आती है नाड़ियों की। नाड़ियां, ये क्या होती हैं? आप इन्हें ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमारे शरीर में फैली हुई एनर्जी की अदृश्य नलिकाएं हों, ऊर्जा के चैनल्स। मैंने पढ़ा है कि 3 नाड़ियों पर ज्यादा जोर दिया जाता है, सही? हाँ, मुख्य रूप से 3 बहुत प्रमुख मानी जाती हैं। एक जो बीच में है, सुषुम्ना। जी, हिंदू परंपरा में सुषुम्ना और बौद्ध में उसे अवधूति कहते हैं। और फिर 2 उसके अगल बगल, बाईं और दाईं तरफ, एड़ा और पिंगला। बिल्कुल, हिंदू में एड़ा और पिंगला, और बौद्ध परंपरा में उन्हीं को ललना और रसना कहा गया है। और कुछ स्रोत तो ये भी कहते हैं कि ऐसी हजारों नाड़ियां हैं शरीर में, करीब 72,000। जी, 72,000, ये संख्या अक्सर सुनने में आती है। ये संख्या तो चौंकाने वाली है। कैसे लिटरली लेना चाहिए या ये किसी सिंबोलिज्म की तरफ इशारा है? देखिए, ये सवाल बहुत अच्छा है। कुछ परंपराएं हैं, कुछ योगी हैं जो इन नाड़ियों के बहुत सटीक मैप बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई दूसरे विचारक मानते हैं कि ये जो संख्या है 72,000, ये शायद पूर्णता का या कॉम्प्लेक्सिटी का प्रतीक है। अच्छा। ये दिखाने के लिए कि ये जो एनर्जी का नेटवर्क है, ये हमारी आम समझ से कहीं ज्यादा फैला हुआ है, बहुत गहरा है, शरीर के हर छोटे हिस्से तक पहुंचा हुआ है। ठीक है। और जहां ये नाड़ियां मिलती हैं उन्हें चक्र कहते हैं। सही कहा, चक्र, यानी एनर्जी के सेंटर्स या कह लीजिए संगम बिंदु। और यहाँ भी अलग अलग सिस्टम्स में इनकी संख्या और इनके डिटेल्स में आपको फर्क मिलेगा। हाँ, मैंने सुना है, कोई 6 कहता है, कोई 7, कोई 8। जी बिल्कुल। नेत्र तंत्र में 6 हैं, कौल ज्ञान निर्णय में 8 बताए गए हैं, कुब्जी का माता तंत्र में 7, कालचक्र तंत्र में 6, तो ये अलग अलग है। अक्सर इनकी कल्पना कैसे की जाती है? कमल के फूलों की तरह। अच्छा, कमल के फूल? हाँ, और उन कमलों की पंखुड़ियों की संख्या भी अलग अलग बताई जाती है। तो मेरे ख्याल से यहाँ जरूरी बात शायद संख्या रटना नहीं है, बल्कि इस आइडिया को समझना है कि शरीर में एनर्जी के खास सेंटर्स या केंद्र मौजूद हैं। समझ गया। तो ये नाड़ियां हो गई पाइपलाइन जैसी, चक्र हो गए जंक्शन बॉक्स जैसे, और इनमें बह क्या रहा है? इन पाइपलाइंस में? इनमें बह रही है वो जीवन ऊर्जा, जिसे प्राण कहते हैं या वायु। यही हमारी सूक्ष्म श्वास है। अच्छा, प्राण। इसी को चीनी परंपरा में ची कहते हैं, तिब्बती में लुंग कहते हैं, और हिंदू योग परंपरा ने तो इसे और भी विस्तार दिया है। वहां 5 मुख्य तरह के वायु या प्राण बताए गए हैं: प्राण, उदान, व्यान, समान और अपान। 5 तरह के। जी, और दिलचस्प बात यह है कि इन्हें सिर्फ सांस लेने छोड़ने से नहीं जोड़ा गया है, बल्कि शरीर की अलग अलग क्रियाओं से जोड़ा है। जैसे समान वायु पाचन से जुड़ी है, अपान वायु शरीर से चीजों के बाहर निकलने यानी उत्सर्जन से, व्यान वायु पूरे शरीर में एनर्जी के डिस्ट्रीब्यूशन से। अरे वाह! तो ये दिखाता है कि पुराने विचारकों ने फिजिकल बॉडी के पैरेलल एक पूरा एनर्जी सिस्टम इमेजिन किया था,
जो हर शारीरिक काम को चला रहा है। ये तो वाकई कमाल है, एक पूरा अदृश्य सिस्टम जो हमारे अंदर काम कर रहा है। अच्छा, इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट है कोश का, मतलब परतें। हाँ, कोश। तैत्तिरीय उपनिषद में 5 कोशों का वर्णन आता है। 5 कौन कौन से? इससे बना है। फिर प्राणमय कोश, हमारा एनर्जी शरीर। फिर मनोमय कोश, हमारा मेंटल शरीर, जिसमें विचार भावनाएं आती हैं। फिर विज्ञानमय कोश, इंटेलेक्चुअल बॉडी, बुद्धि विवेक। और आखिर में आनंदमय कोश, ब्लिस बॉडी, आनंद का शरीर, जो सबसे सूक्ष्म है। 5 कोश, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। जी। अब यहाँ एक जरूरी बात समझने की ये है कि ये कोई प्यास की परतों जैसी नहीं है कि एक के ऊपर एक बिल्कुल अलग अलग। अच्छा, तो फिर कैसे? इन्हें आप ऐसे समझिए जैसे मान लीजिए अलग अलग रंग के धागों से एक कपड़ा बुना गया है। हर धागे का अपना रंग है, अपनी पहचान है, लेकिन वो सब मिलकर एक ही कपड़े का हिस्सा है, एक दूसरे में गुंथे हुए हैं। अच्छा, इंटरवोवन। बिल्कुल। इसी तरह ये कोश भी एक दूसरे में समाये हुए हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। हमारा फिजिकल शरीर अन्नमय, हमारी एनर्जी प्राणमय से जुड़ा है, हमारे मन मनोमय से जुड़ा है, हमारी बुद्धि विज्ञानमय से, और हमारी अंदरूनी खुशी या आनंद की स्थिति आनंदमय से। सब एक दूसरे पर असर डालते हैं। कुछ सूत्रों में बिंदु या ड्रॉप्स का भी जिक्र है। और 3 गुणों का, सत्व, रजस, तमस, क्या ये भी इसी सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है? हाँ, बिल्कुल। कुछ तांत्रिक परंपराओं में बिंदु या सूक्ष्म बूंदों की बात आती है, जिन्हें एनर्जी का एसेंस या सार माना जाता है। और 3 गुण, सत्व यानी संतुलन, पवित्रता, रजस यानी गति, क्रिया, पैशन, और तमस यानी जड़ता, अंधकार, ये तो सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति या माया के मूल तत्व हैं ही। हाँ, ये तो सुना है। तो क्योंकि सूक्ष्म शरीर भी प्रकृति का ही हिस्सा है, उसी माया का हिस्सा है, इसलिए ये गुण भी उसकी फंक्शनिंग को, उसके काम करने के तरीके को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो एक संरचना तो काफी जटिल और गहरी लग रही है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इसे सिर्फ किताबों में पढ़ा जा सकता है या इसे वाकई में महसूस भी किया जा सकता है? स्रोत क्या कहते हैं इस बारे में? स्रोत इस पर बहुत जोर देते हैं कि हाँ, इसे अनुभव करना संभव है। सच में? जी। तिब्बती परंपरा को देखें तो उनके अनुसार आंतरिक योग या इनर योगास इसके लिए सबसे असरदार तरीके हैं। अभ्यास के जरिए जो साधक है वो प्राण को नाड़ियों में बहते हुए महसूस कर सकते हैं, बिंदुओं को चक्रों पर इकट्ठा होते हुए महसूस कर सकते हैं। एक स्रोत तो इसे जीवन की महान खोजों में से एक कहता है, जिससे आपके अस्तित्व का एक बिल्कुल नया आयाम खुल जाता है। वाह! और इसके तरीके क्या हैं? मतलब क्या कोई आम इंसान भी कोशिश कर सकता है? हाँ, कोशिश तो कोई भी कर सकता है। कई रास्ते बताए गए हैं। ध्यान, मेडिटेशन एक बहुत प्रमुख तरीका है। ध्यान कैसे? जैसे एक डॉक्टर जूडिथ ऑर्लॉफ है, उनकी किताब है गाइड टू इंट्यूटिव हीलिंग, उसमें उन्होंने एक बॉडी स्कैनिंग अभ्यास बताया है। बॉडी स्कैनिंग? हाँ, इसमें आंखें बंद करके आराम से गहरी सांस लेते हुए अपना ध्यान शरीर के अलग अलग हिस्सों पर ले जाना होता है और कोशिश करनी होती है कि क्या कहीं कोई हल्की झुनझुनी, कोई कंपन, गर्माहट या ठंडक महसूस हो रही है। मतलब ऐसी फीलिंग्स जिनका बाहर के टेम्परेचर से कोई लेना देना ना हो। ये कहीं भी महसूस हो सकती हैं, जैसे सिर में या पेट में या पैरों में? कहीं भी। बिल्कुल। साइनस में, कानों में, लिवर के एरिया में, रीढ़ की हड्डी में, कहीं भी। स्रोत बताते हैं कि ये अनुभव कई तरह के हो सकते हैं, कभी वाइब्रेशन जैसा, कभी रंगों का एहसास जैसा, कभी गले में हल्की फड़फड़ाहट जैसा। डॉक्टर ऑर्लॉफ ये भी कहते हैं कि इसमें धैर्य रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस सूक्ष्म ऊर्जा के प्रति सेंसिटिव होने में, उसे महसूस करने लायक बनने में समय लगता है। समझ गया। योग के बारे में भी सुना है, क्या योग से भी इसमें मदद मिलती है? निश्चित रूप से। कहा जाता है कि हठ योग के अभ्यास के बाद जब शरीर बिल्कुल रिलैक्स्ड होता है, तब योग निद्रा के दौरान एनर्जी के फ्लो को महसूस करना ज्यादा आसान हो सकता है। अच्छा, हठ योग के बाद योग निद्रा? जी। इसके अलावा क्रिया योग तो एक पूरी पद्धति ही है जो प्राण ऊर्जा पर काम करती है। क्रिया योग? हाँ, और तिब्बती योग परंपरा में तो कई बहुत खास अभ्यास है, जैसे ड्रीम योगा है या नरोपा के 6 योग। इसमें एक अभ्यास है टुम्मो। TTUMMO? हाँ, टुम्मो? जी। ये क्या है?
इसमें शरीर में अंदरूनी गर्मी पैदा करने का अभ्यास किया जाता है। एंड्रू हॉलिसे की ड्रीम योगा किताब है या एक ब्लॉग है द टुम्मो एक्सपेरिमेंट, इनमें इस बारे में और जानकारी मिल सकती है। अच्छा, और भी कोई तरीके हैं जिनका जिक्र स्रोतों में मिलता है? हाँ, कुछ और भी हैं। जैसे ताओवादी परंपरा में आंतरिक श्रवण या इनर हियरिंग की एक तकनीक है। इनर हियरिंग? जी, कुछ लोग ध्यान के दौरान अपने प्रोप्रियोसेप्शन के साथ प्रयोग करते हैं। प्रोप्रियोसेप्शन? हाँ, ये क्या होता है? ये हमारी वो क्षमता है जिससे हम बिना देखे भी अपने शरीर के अंगों की पोजीशन और मूवमेंट को महसूस कर सकते हैं। अच्छा, हाँ। तो कुछ लोग ध्यान में इस पर फोकस करते हैं और दिलचस्प बात ये है कि ये अनुभव कई बार सिर्फ सेंसेशंस तक ही सीमित नहीं रहते, बल्कि कभी-कभी बहुत शक्तिशाली छवियों या भावनाओं के रूप में भी सामने आते हैं। छवियों या भावनाओं के रूप में, मतलब उदाहरण दे सकती हैं? हाँ, जैसे किसी स्रोत में वर्णन मिलता है कि साधक को अभ्यास के दौरान अपनी पीठ में ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई स्टील की रॉड हो, एकदम सख्त, या किसी को अपने दिल पर काले बादल जैसा भारीपन महसूस हुआ। अरे! या फिर भावनाओं से जुड़कर, जैसे लिवर वाले हिस्से में गहरी उदासी महसूस होना या घुटनों या जोड़ों में दबा हुआ गुस्सा महसूस होना। तो ये दिखाता है कि शरीर शायद इन सूक्ष्म संकेतों के जरिए हमसे कुछ कहने की, कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा हो। ये तो सोचने का बिल्कुल अलग नजरिया है। चलिए अब जरा इसके पीछे जो फिलॉसफी है उस पर बात करते हैं। खासकर माया की जो अवधारणा है जिसका जिक्र बार बार आता है, हिंदू धर्म में सूक्ष्म शरीर और माया का क्या कनेक्शन है? हाँ, ये एक बहुत गहरा कनेक्शन है। देखिए, जो हमारे प्राचीन भारतीय ग्रंथ हैं वो ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को मोटे तौर पर दो हिस्सों में देखते हैं। दो हिस्से? एक है अदृश्य सूक्ष्म संसार जिसमें चेतना, आत्मा ये सब आते हैं, और दूसरा है दृश्य स्थूल संसार, यानी हमारा ये फिजिकल जगत जिसे हम अपनी इंद्रियों से अनुभव करते हैं। इस स्थूल संसार को अक्सर मायावी कहा गया है। मायावी मतलब भ्रामक या इल्यूजरी? ऐसा क्यों? क्योंकि ये स्थायी नहीं है, ये लगातार बदलता रहता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे हम कोई फिल्म देख रहे हो। हम उसमें खो जाते हैं, किरदारों से जुड़ जाते हैं, कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, जबकि हमें पता है कि ये सिर्फ पर्दे पर पड़ने वाली रोशनी और आवाज का खेल है, असलियत नहीं है। हाँ, सही बात है। अद्वैत वेदांत दर्शन कहता है कि हमारा ये जो अलग मैं होने का भाव है और ये जो हमें अलग अलग चीजों वाला संसार दिखता है, ये भी कुछ ऐसा ही है। ये हमें सच लगता है, लेकिन ये उस परम एक अद्वैत सत्य को, जिसे ब्रह्म कहते हैं, उसे छुपाए रखता है। माया वही शक्ति है जो इस पर्दे को बनाए रखती है। और सांख्य दर्शन इसे कैसे देखता है? सांख्य दर्शन दुनिया को दो मूल तत्वों के खेल की तरह देखता है। एक है पुरुष जो शुद्ध पैसिव चेतना है, और दूसरी है प्रकृति जो एक्टिव पदार्थ या ऊर्जा है, जिसमें माया भी शामिल है। पुरुष और प्रकृति? जी, और प्रकृति खुद 3 गुणों से बनी है: सत्व संतुलन प्रकाश, रजस गति क्रिया, और तमस जड़ता अंधकार। इन्हीं 3 गुणों के अलग अलग कॉम्बिनेशन से दुनिया की सारी चीजें और सारे अनुभव पैदा होते हैं। और क्योंकि सूक्ष्म शरीर भी प्रकृति का हिस्सा है, इसलिए वो भी इन गुणों से प्रभावित होता है। अच्छा, तो बौद्ध धर्म में भी सूक्ष्म शरीर और माया जैसी बात आती है? हाँ, बिल्कुल। खासकर वज्रयान बौद्ध धर्म में, वहाँ सूक्ष्म शरीर को सहज शरीर या कभी-कभी असाधारण साधन शरीर भी कहा जाता है। सहज शरीर? जी। और वहाँ भ्रामक शरीर का अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ये नरोपा के 6 योगों में से एक है। भ्रामक शरीर? हाँ, इसमें सभी चीजों और घटनाओं के भ्रामक, सपने जैसे स्वभाव पर गहराई से मेडिटेट किया जाता है, जो कि माया की अवधारणा से काफी मिलता जुलता है। और एक शब्द और आता है, स्पष्ट प्रकाश या लुमिनोसिटी। इसका क्या मतलब है? स्पष्ट प्रकाश या तिब्बती में ओसिल, ये मन की सबसे बेसिक, सबसे शुद्ध और नेचुरल अवस्था को कहा जाता है। मन की सहज अवस्था? हाँ, माना जाता है कि इसे मृत्यु के समय अनुभव किया जाता है, या बहुत गहरे ध्यान में, या फिर जब कोई बुद्धत्व को प्राप्त कर लेता है। ये उस भ्रामक दुनिया के परे की असलियत है, ऐसा मानते हैं। ये सब सुनकर एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। अगर हिंदू, बौद्ध, ताओवादी अलग अलग परंपराओं में सूक्ष्म शरीर के जो नक्शे हैं, जो मैप्स हैं, वो थोड़े अलग अलग हैं, जैसे आपने बताया चक्रों की संख्या अलग है या नाड़ियों के नाम अलग हैं,
तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या कोई एक नक्शा सही है और बाकी गलत? हाँ, ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है और कई स्रोतों में ये बात उठती भी है। कुछ एनालिस्ट इसी भिन्नता के आधार पर कहते हैं कि शायद कोई भी नक्शा पूरी तरह से लिटरल या फोटोग्राफिक रूप से सही नहीं है। तो फिर हो सकता है कि ये नक्शे उस अनुभव को समझने और उस पर काम करने के लिए बनाए गए मॉडल्स या टूल्स हों। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि अनुभव ही असली नहीं है। बिल्कुल नहीं। नहीं, स्रोत इस बात पर सहमत दिखते हैं कि अनुभव वास्तविक है। लोग सच में ऊर्जा को, संवेदनाओं को और चेतना की बदली हुई अवस्थाओं को महसूस करते हैं। जैसा कि द माइंड इल्यूमिनेटेड जैसी आजकल की ध्यान पर लिखी गई किताबें भी बताती हैं कि किसी खास मानचित्र पर, जैसे चक्रों पर, ध्यान लगाने से, उसकी कल्पना करने से साधक को वाकई में उन जगहों पर ऊर्जा या सेंसेशन महसूस करने में मदद मिल सकती है। अच्छा। तो ये दिखाता है कि हमारा मन और हमारी कल्पना हमारे अनुभव को कैसे आकार दे सकते हैं। तो शायद नक्शा जरूरी है, पर इसलिए नहीं कि वो फाइनल ट्रूथ है, बल्कि इसलिए कि वो हमें उस अनुभव तक पहुंचने में मदद करता है। ये दिलचस्प है। तो अगर कोई इस विषय को और गहराई से समझना चाहे या शायद इसका अभ्यास करना चाहे, तो वो शुरुआत कहाँ से करें? कौन से रिसोर्सेज की मदद ले सकता है? देखिए, कई रास्ते और संसाधन मौजूद हैं। अगर किताबों की बात करें तो बारबरा ब्रेनन की हैंड्स ऑफ लाइट काफी मशहूर है। उसमें एनर्जी फील्ड्स के चित्र वगैरह दिए हैं। हैंड्स ऑफ लाइट। हाँ, डॉक्टर जूडिथ ऑर्लॉफ की गाइड टू इंट्यूटिव हीलिंग में प्रैक्टिकल अभ्यास है, जैसे वो बॉडी स्कैनिंग वाला। जी। तिब्बती योग में अगर किसी की रुचि हो तो एंड्रू होलिसेक की ड्रीम योगा है, या एक पुरानी लेकिन बहुत गहरी किताब है, तिब्बतन योगा एंड सीक्रेट डॉक्ट्रिन्स। हालांकि ये थोड़ी मुश्किल हो सकती है पढ़ने में। और हमारे भारतीय ग्रंथों का क्या? उपनिषद, गीता वगैरह? निश्चित रूप से भगवद गीता में, कई उपनिषदों में, जैसे तैत्तिरीय उपनिषद जिसमें कोशों का वर्णन है, पतंजलि योग सूत्र में, यहाँ तक कि गरुड़ पुराण जैसे ग्रंथों में भी प्राण, नाड़ी, कोश और कर्म एवं पुनर्जन्म से जुड़ी अवधारणाएं मिलती हैं। ये सब सूक्ष्म शरीर के विचार से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं। और एक थियोसोफिकल नजरिया भी है। ए.ई. पॉवेल की पूरी सीरीज है, द इथेरिक डबल, द एस्ट्रल बॉडी, द मेंटल बॉडी, द कॉजल बॉडी। इनमें अलग अलग सूक्ष्म शरीरों का बहुत विस्तार से वर्णन है। यहाँ तक कि उनकी एक किताब द सोलर सिस्टम में वो इस कॉन्सेप्ट को ब्रह्मांडीय स्तर पे ले जाते हैं। बाप रे, काफी कुछ है पढ़ने को। किताबों के अलावा क्या कोई अभ्यास या समुदाय भी हैं जिनसे जुड़ा जा सकता है? हाँ, अभ्यास ही तो इसे असलियत में लाता है। क्रिया योग सीखने और उसका अभ्यास करने वालों के ऑनलाइन समुदाय हैं। जैसे रेडिट पर आर क्रिया योगा एक ग्रुप है। अच्छा। टुम्मो का अभ्यास करने वालों के अनुभव आप ब्लॉग्स पर पढ़ सकते हैं, जैसे thetummoexperiment.wordpress.com। लामा लेना जैसे कुछ यूट्यूब चैनल भी तिब्बती योग पर जानकारी देते हैं। हालांकि कुछ स्रोत कहते हैं कि जानकारी कभी-कभी थोड़ी अस्पष्ट या मिक्स्ड अप हो सकती है। ताओवादी आंतरिक श्रवण पर भी यूट्यूब पर आपको सामग्री मिल सकती है। और ध्यान और योग? वो तो है ही। जैसा हमने पहले बात की, हठ योग और उसके बाद योग निद्रा का नियमित अभ्यास बहुत फायदेमंद हो सकता है। और ध्यान के तो कई प्रकार हैं। सजगता ध्यान, माइंडफुलनेस, एकाग्रता ध्यान, कंसंट्रेशन, ये सभी रास्ते खुले हैं। आपने कुछ और विचारकों का भी जिक्र किया था शुरू में। हाँ, जैसे मेहर बाबा ने सूक्ष्म शरीर को इच्छाओं और प्राणिक शक्तियों का वाहन बताया है। दीपक चोपड़ा मन, बुद्धि और अहंकार को सूक्ष्म क्षेत्र से जोड़ते हैं। एक और विचारधारा है साइकोसिंथेसिस, जिसे रोबर्टो असाजियोली ने विकसित किया। वो भी मन की अलग अलग परतों पर काम करती है और उस पर एलिस बेली जैसे थियोसॉफिस्टों के विचारों का भी असर है। और फाइंडॉन फाउंडेशन जैसे समुदाय हैं जो मानते हैं कि सूक्ष्म दुनिया के साथ एक्टिवली काम करना, को क्रिएट करना जरूरी है। ठीक है। अब इस सारी जानकारी को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से कैसे जोड़ें? क्या इस सूक्ष्म शरीर की समझ का हमारे स्वास्थ्य पर या हमारी पर्सनल ग्रोथ पर कोई सीधा असर पड़ता है? स्रोत तो बिल्कुल यही बताते हैं। डॉक्टर जूडिथ ऑर्लॉफ का कहना है कि सूक्ष्म ऊर्जा के प्रति अवेयर होना, जागरूक होना हमारी हेल्थ के लिए बहुत मायने रखता है। कैसे? उनका तर्क ये है कि बीमारियां एकदम से अचानक नहीं आ जाती। फिजिकल लेवल पर सेल्स में बदलाव दिखने से पहले एनर्जी के लेवल पर सूक्ष्म बदलाव होने लगते हैं। अच्छा। समझना आ रहा हो, ये लक्षण हो सकते हैं
कि एनर्जी में कहीं कोई असंतुलन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इन एनर्जी सिग्नल्स को पकड़ना सीख जाएं तो शायद बीमारी को बढ़ने से पहले ही रोक सकते हैं। संभवतः कम से कम उस दिशा में काम कर सकते हैं। यही ऊर्जा चिकित्सा या एनर्जी मेडिसिन का जो उभरता हुआ क्षेत्र है उसका आधार है कि एनर्जी के फ्लो को बैलेंस करके फिजिकल और मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाया जा सकता है। और पर्सनल ग्रोथ, आध्यात्मिक विकास? हाँ, ए पॉवेल का जो थियोसॉफिकल नजरिया है उसके अनुसार तो मनुष्य का आध्यात्मिक विकास सीधे तौर पर उसके सूक्ष्म शरीरों के विकास से जुड़ा है। एस्ट्रल बॉडी यानी भावनात्मक शरीर, मेंटल बॉडी यानी मानसिक शरीर और खासकर कॉजल बॉडी यानी कारण शरीर। कॉजल बॉडी, आपने कहा था इसे अमर बताया गया है। हमारे अनुभवों के निचोड़ को इकट्ठा करता है। वे आत्मा के विकास की एक पूरी प्रक्रिया बताते हैं। पहले आत्मा का पदार्थ में उतरना, जिसे इन्वोल्यूशन कहते हैं, और फिर धीरे धीरे इन सूक्ष्म शरीरों के विकास के माध्यम से वापस सार्वभौमिक चेतना की ओर ऊपर उठना, जिसे इवोल्यूशन कहते हैं। और फाइंडहॉर्न जैसे समुदायों का क्या मानना है इस बारे में? वे मानते हैं कि इस सूक्ष्म जगत के साथ सचेत रूप से जुड़ना और काम करना ये पर्सनल ग्रोथ का एक बहुत अहम हिस्सा है। खासकर आज के समय में जब दुनिया इतने बड़े पर्यावरणीय और सांस्कृतिक बदलावों से गुजर रही है, तब ये जुड़ाव हमें जीवन में गहरा उद्देश्य और अर्थ ढूंढने में मदद कर सकता है। कुछ स्रोत तो इस कनेक्शन को और भी बड़ा करके देखते हैं, मतलब इंसान को सीधे ब्रह्मांड से जोड़ते हुए। हाँ, ये एक और बहुत आकर्षक विचार है। जैसे इंसान के कई शरीर हैं, स्थूल, सूक्ष्म वगैरह, वैसे ही कुछ थियोसॉफिकल स्रोत पूरे सौर मंडल को एक महान ब्रह्मांडीय सत्ता या लोगोस की अभिव्यक्ति मानते हैं। पूरे सोलर सिस्टम को? जी, और मानते हैं कि उस लोगों के भी अपने फिजिकल, एस्ट्रल, मेंटल आदि शरीर या स्तर होते हैं। यहाँ तक कि ग्रहों का विकास भी अलग अलग चरणों में होता बताया गया है। कमाल है। इसी तरह एक वैज्ञानिक और दार्शनिक हैं एर्विन लैज़िलो। वो आकाशिक फील्ड की बात करते हैं। आकाशिक फील्ड? हाँ, एक ऐसा एकीकृत सूचना क्षेत्र जो ब्रह्मांड की हर चीज को जोड़ता है और उसकी सारी जानकारी रखता है। ये भी कहीं ना कहीं उसी छुपे हुए जुड़ाव और सूक्ष्म जगत की ओर ही इशारा करता है। तो आज की इस पूरी बातचीत से, इस पड़ताल से ये तो साफ है कि सूक्ष्म शरीर कोई एक सीधी साधी चीज नहीं है, ये एक बहुत ही मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल। जिसे अलग अलग संस्कृतियों ने, अलग अलग आध्यात्मिक रास्तों ने अपनी तरह से समझा है, अनुभव किया है और समझाने की कोशिश की है। और सबसे जरूरी बात शायद यह है कि ये सिर्फ एक किताबी या फिलॉसफिकल बहस का मुद्दा नहीं है। अनेकों लोगों के लिए ये एक वास्तविक, महसूस किया जाने वाला अनुभव है। हाँ। और जैसा हमने देखा, इसे जानने, समझने और अनुभव करने के लिए कई रास्ते और साधन मौजूद हैं। योग की अलग अलग शाखाएं हैं, ध्यान की तकनीकें हैं, कुछ खास आंतरिक अभ्यास हैं और गहरा अध्ययन तो है ही। तो ऐसा लगता है कि इसे समझना शायद हमारी अपनी सेहत की बेहतर देखभाल के लिए, हमारी पर्सनल और स्पिरिचुअल ग्रोथ की यात्रा के लिए, और शायद इस विशाल ब्रह्मांड के साथ हमारे गहरे रिश्ते को जानने की दिशा में एक बहुत जरूरी कदम हो सकता है। बिल्कुल, ये अपने ही अस्तित्व की उन परतों को खोलने जैसा है जिन्हें हम आमतौर पर अनदेखा कर देते हैं। और जाते जाते एक विचार सबके लिए छोड़ जाते हैं। क्या हो अगर हमारी भावनाएं, हमारे विचार, हमारी चेतना, जिन्हें हम अक्सर अपने अंदर की अपनी निजी चीज मानते हैं और जो शायद इस सूक्ष्म दुनिया का हिस्सा हैं, क्या हो अगर ये सिर्फ हम तक ही सीमित ना हो? क्या हो अगर वे वाकई उस अदृश्य ऊर्जा के क्षेत्र को प्रभावित करती हों जो हम सभी को और शायद इस पूरे ब्रह्मांड को एक धागे में पिरोता है? इस पर सोचिएगा जरूर।